दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शहर के जोशो खरोश के बीचों बीच ऐसी खामोश गलियां क्यों होती हैं, जहां से दिन में भी गुजरते वक्त कलेजा मुंह तक आता है। कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें वक्त और इंसान दोनों बुला देते हैं, मगर वहां रहने वाली मखलूक वो कुछ नहीं बुलाती। आज की ये दास्तां किसी ख्याल की पैदावार नहीं, बल्कि इस वीरान गली की सच्ची गवाही है, जहां आज भी शाम के बाद मौत का सन्नाटा राज करता है। ये कहानी उन लोगों के लिए एक सबक है जो अपनी जवान मर्दी के घमंड में बुजुर्गों की बातों को मजाक समझते हैं। अपने दिल थाम लीजिए, और अगर कमरे में अकेले हैं तो दरवाज़ा अंदर से बंद कर लें, क्योंकि आज की रात शायद आप अकेले नहीं हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका मेज़बान रोबन, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रोबन डार्क हॉरर स्टोरी। कहा जाता है जब हम इन मखलूक़ात का जिक्र करते हैं तो ये बहुत चाव से हमारी बातें सुनने लगती हैं। आपको डर न लगे, अपने आसपास का सार बांध लें और आयतल कुर्सी पढ़ लें। वक्त को न ज़ाया करते हुए बढ़ते हैं अपनी कहानी में। ये कहानी मुझे साहिल नामी नौजवान शख्स ने रावलपिंडी से भेजी है, और ये कहानी मैं आपको साहिल की जुबानी ही सुनाऊंगा। पाकिस्तान के एक पुराने शहर के आखिरी कोने में एक ऐसी गली है जिसे लोग गुमनाम गली कहते हैं। इस गली की मिट्टी में एक अजीब सी सड़न है। दिन के उजाले में तो कुछ लोग मजबूरी में यहाँ से गुजर जाते हैं, मगर जैसे ही सूरज ढलता है इस गली का रास्ता हर जिंदा चीज पर बंद हो जाता है। हत्ता के परिंदे भी इस गली के ऊपर से उड़ने से कतराते हैं। इस गली के बीच में एक पुराना 2 मंजिला मकान खड़ा है। कहते हैं इस मकान की दीवारों में आज भी उन बदनसीब लोगों की चीखें दफन हैं जो यहाँ भूले से चले गए और कभी जिंदा बाहर नहीं निकल सके। इस मकान की दीवारें स्याह पड़ चुकी हैं, जैसे किसी आग ने इन्हें जला दिया हो। खिड़कियों के टूटे हुए शीशों से ऐसी बदबू आती है जैसे कोई सड़ी हुई लाश करीब ही पड़ी हो। इस मकान के बारे में मशहूर है कि यहाँ एक स्याह असब का बसेरा है, एक ऐसी मखलूक जो इंसानी गोश्त और खौफ की प्यासी है। मैं एक पुरएतमाद और वर्जिश का शौकीन नौजवान था, और मुझे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। एक दिन मेरी आंख देर से खुली। जब मैं अपने घर से निकला तो हर तरफ हल्का हल्का अंधेरा और गहरी धुंध थी। मैंने सोचा कि अगर मैं इस गुमनाम गली से गुजरूं तो ट्रैक तक जल्दी पहुंच जाऊंगा। मैंने हमेशा की तरह बुजुर्गों की दास्तानों को वहम और फजूल बातें समझा और तकब्बर के साथ इस खौफनाक गली में कदम रख दिया। यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। जैसे ही मैंने गली के अंदर कदम रखा, फजा अचानक बर्फ की तरह ठंडी हो गई। इतनी ठंडी कि मेरे मुंह से भाप निकलने लगी। गली इतनी तंग थी कि दीवारें मुझे अपनी तरफ झुकती हुई महसूस हो रही थी, जैसे वो दीवारें मुझे पीस देना चाहती हों। अचानक मुझे अपने कदमों की आवाज़ के पीछे किसी के नंगे पांव चलने की आहट सुनाई दी। मैं रुका तो वो आवाज़ भी रुक गई। मैंने झटके से पीछे मुड़ कर देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ पुरानी दीवारों की परछाइयाँ थी जो अजीबोगरीब डरावनी शक्ल बना रही थी। मैं बहुत डर चुका था और साकित हो गया, और मैंने अपना सर एक झटके से दाएं तरफ मोड़ा। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पूरी कुव्वत से मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा। रोबन भाई, आपको क्या बताऊं, वो एक थप्पड़ ऐसा थप्पड़ था कि जिसे मैं आज तक कभी भुला नहीं सका। अगर 4 बंदे मिलकर एक बंदे को मारे तो वो दर्द नहीं महसूस होगी जो मुझे वो उस एक थप्पड़ ने महसूस करवाई।
میرا دماغ اندر سے پوری طرح ہل چکا تھا۔ میں خود کو ابھی سنبھال بھی نہ پایا تھا کہ دو اور زوردار تھپڑ میرے دوسرے گال پر پڑے۔ میں وہاں رونے لگ گیا، چیخ اٹھا۔ وہاں کوئی نہیں تھا مگر تھپڑوں کی گونج اور اس کی چلن ابھی بھی میرے چہرے پر تھی، اور میں بری طرح ڈر گیا اور واپس بھاگنے کے لیے مڑا، مگر گلی کا راستہ غائب ہو چکا تھا۔ ہر طرف صرف دیواریں ہی دیواریں تھیں۔ حواس بدکانہ میں اس ویران مکان کے بالکل سامنے پہنچ گیا۔ میری نظر اوپر کی منزل کی ایک ٹوٹی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ وہاں دھندلی زرد روشنی میں ایک عورت کھڑی تھی۔ اس کے سیاہ بال اتنے لمبے تھے کہ وہ کھڑکی سے باہر لٹک کر نیچے زمین تک آ رہی تھے اور سانپ کی طرح رینگ رہے تھے۔ اس کا چہرہ مردے کی طرح سفید اور جھریوں بھرا تھا۔ میری روح فنا ہو گئی جب اس عورت نے اچانک اپنا سر ٹھہرے زوبے پر نیچے کیا اور میری طرف دیکھ کر مکروہ مسکراہٹ مسکائی۔ اس کے دانت کوئلے کی طرح سیاہ تھے اور اس کی آنکھیں، ان میں پتلی نہیں تھی، صرف دو گہرے اندھیرے گڈھے تھے جو میری روح کو گور رہے تھے۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی مگر جیسے میرے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ میں نے اپنے پیروں کو ہلایا مگر ہل نہیں رہے تھے۔ میں نے دیکھا کہ مکان کی دیواروں سے مردہ سیاہ ہاتھ نکل رہے ہیں جو میری ٹانگوں اور بازوؤں کو جکڑ رہے ہیں۔ وہ عورت کھڑکی سے نیچے کودی مگر گرنے کی کوئی آواز نہیں آئی۔ وہ ہوا میں تیرتے ہوئے اپنے لمبے ناخنوں والے ہاتھ میری طرف بڑھانے لگی۔ اس کے منہ سے ایک ایسی بھیانک آواز نکلی جو انسانی نہیں بلکہ کئی مردوں کی ملی جلی چیخ تھی، اور کہنے لگی، ہمیں مذاق سمجھتے ہو؟ اس گلی کا ہر پتھر میری داستاں جانتا ہے۔ یہاں جو ایک بار آتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے میرا بن جاتا ہے۔ روبن بھائی، آپ کو کیا بتاؤں کہ مجھے اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی۔ اس کی پکڑ مضبوط ہو رہی تھی اور وہ عورت میرے چہرے کے بالکل قریب پہنچ چکی تھی۔ اس کی سڑن بھری سانسیں میری گردن پر لگ رہی تھی۔ اسی ہی لمحے مجھے اپنے دادا کی بات یاد آئی۔ میں نے اپنی پوری روح کی قوت جمع کی، اپنی آنکھیں بند کی اور اونچی آواز میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ جیسے ہی میں نے اللہ کا نام لیا، پورے مکان میں ایک زلزلہ سا آ گیا۔ وہ عورت ایک دم پیچھے ہٹی اور تکلیف سے چیخنے لگی۔ اس کے سیاہ ہاتھ جو کہ مجھے جکڑے ہوئے تھے جلنے لگے۔ میں نے ہمت نہیں ہاری اور مزید اونچی آواز میں آیتیں اور آیت الکرسی پڑھتا رہا۔ وہ عورت گھسیٹنے لگی، اس کی کالی آنکھوں سے خون نکلنے لگا اور وہ زمین پر تڑپنے لگی جیسے اسے آگ لگ گئی ہو۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری ٹانگوں کی پکڑ ڈھیلی ہو گئی ہے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور پیچھے مڑے بغیر اپنی پوری طاقت سے گلی سے باہر کی طرف بھاگا۔ پیچھے سے اس عورت کی درندہ چیخیں اور ہمیں چھوڑ کے مت جاؤ کی آوازیں آتی رہیں، مگر میں بھاگتا رہا۔ کسی طرح سے گلی سے باہر نکل آیا اور سیدھا اپنے گھر کی دہلیز پر پہنچ کر بے ہوش ہو گیا۔ جب اگلے دن مجھے ہوش آیا تو میں بولنے کی صلاحیت کھو چکا تھا اور میری گردن پر اور بازوؤں پر انگلیوں کے گہرے نشان اور سیاہ نشانات پڑے ہوئے تھے، جیسے کسی نے مجھے لوہے کی زنجیروں سے جکڑا ہو، اور میرے گال تھپڑوں کی وجہ سے سوجے ہوئے تھے۔ سب سے خوفناک بات یہ تھی کہ جب میرے جوتوں کو دیکھا گیا تو ان کے نیچے مٹی نہیں بلکہ انسانی ہڈیوں کی راکھ اور پرانی قبروں کی مٹی لگی ہوئی تھی۔ اس دن کے بعد میں کبھی پر اعتماد نوجوان نہیں رہا، اور آج بھی جب میں رات کو سوتا ہوں
तो उठ कर बैठ जाता हूँ। अपनी गर्दन को पकड़ता हूँ और उस गली को जब याद करता हूँ तो मैं ज़ोर से आवाज़ से चलाता हूँ और मेरा तकब्बर अब खाक में मिल चुका है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ आपको डराने के लिए नहीं थी, ये एक सबक है कि हर दिखाई देने वाली चीज़ सच नहीं होती। कुछ सरहदें ऐसी होती हैं जिन्हें लागाना मौत को दावत देने जैसा है। बुजुर्गों की बातों में तजर्बा और हिफाजत होती है, इन्हें मजाक मत समझें। अगर आपके शहर में भी कोई ऐसी गली है, कोई वीरान मकान जो बरसों से खामोश है, तो उस खामोशी को छेड़ने की कोशिश मत करना, क्योंकि कभी कभी वो खामोशी किसी बदरू के इंतज़ार में होती है। अपने ईमान को मजबूत रखें और आखिर में सिर्फ अल्लाह का नाम ही जो हमें हर बुरी बला से बचा सकता है। अगली बार जब आप अंधेरी रात में अकेले कहीं से गुजरें तो एक बार पीछे मुड़कर ज़रूर देखना, शायद कोई आपके साए के साथ साथ चल रहा हो। साहिल भाई, मुझे आपकी यह कहानी सुनकर बहुत अफसोस हुआ कि आप बोलने की सलाहियत को खो चुके हैं, और मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती दे और आपको दोबारा फिर बोलने जैसी नेमत अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़। अगली सुबह नसीब हुई तो दोबारा आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोग अगली वीडियो से कुछ अच्छा सीख सकें। जो कहानियाँ मैं आपको पेश करता हूँ वो कोई ऐसी वैसी कहानी नहीं होती, या मैं खुद नहीं सोचकर बनाता, कि वो सच्ची कहानियाँ होती हैं जो जिंदा लोग मुझे भेजते हैं। अगर आपके पास बेखुदा न खास्ता ऐसा कोई वाक़या हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरा एक व्हाट्सएप नंबर और एक ईमेल है, आप जैसे चाहें मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। अपना ख्याल रखना, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखना, और मैं आपके लिए ऐसी ही कहानियाँ लाता रहूँगा। ज़िंदगी रही तो दोबारा फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।